दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, मैं हूं पायल। आशा है आप सबको मेरी आवाज सुनकर जल्दी नींद आने में मदद मिलती होगी। अगर आपको मेरी आवाज पसंद है तो मेरी 100 से भी ज्यादा कहानियां नींद ऐप पर है। उन्हें सुनने के लिए नींद ऐप इंस्टॉल करें और मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए कि आज का आपका बेस्ट मोमेंट क्या था। और हाँ, हर कमेंट पे मैं खुद रिप्लाई करूंगी। नमस्ते, मैं पायल। आज हम आपको सुनाते हैं जनश्रुतियों पर आधारित पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी। कहते हैं संयोगिता बहुत ही सुंदर थी। तभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसा शूरवीर उन पर इस कदर मोहित हुए कि हर हद पार करने की ठान ली। इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का जिक्र महान शूरवीर के तौर पर आता है। वे न सिर्फ एक शानदार योद्धा थे बल्कि प्रजापालक राजा भी थे। उनकी बहादुरी के तमाम किस्से इतिहास के पन्नों में भरे पड़े हैं। उनके सैकड़ों किस्से लोकोक्ति और लोक कथाओं के रूप में भी मौजूद हैं, जिन्हें पुराने लोग बड़े सम्मान से सुनाया करते थे। सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी ये किस्से, ये बातें इतिहास के पन्नों में इतर जीवित हैं। पृथ्वीराज और संयोगिता की ऐसी ही एक प्रेम कहानी इतिहास में कम और लोगों की जुबान पर ज्यादा जिंदा है। बड़े बूढ़े बैठकों और चौपालों में बड़ा रस ले लेकर इसे सुनाया करते। इस प्रेम कहानी का बड़ा ही सचित्र वर्णन चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में किया है। चंद बरदाई दरबारी कवि थे। उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा है। इस महाकाव्य में पूरा एक चैप्टर सम्राट पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता पर है। इस महाकाव्य में राजकुमारी और सम्राट के प्रेम का बड़ा ही मोहक चित्रण है। एक राजा और एक राजकुमारी में जब प्रेम होता है तो वो इतना सरल भी नहीं होता। यूं एक राजकुमारी को बहुत सारी आजादी होती है, लेकिन वो महल की हदों से निकलकर किसी से आजादी से मिलजुल सके, ये बड़ा ही दुर्लभ है। राजकुमारी संयोगिता और सम्राट पृथ्वीराज की इस प्रेम कहानी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए।
थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसे धीमे या तेज बिल्कुल नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपकी नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बड़े साहसी थे। कहते हैं कि एक बार वे जंगल में घूम रहे थे। उन्हें जंगल में घूमना काफी पसंद था। ठंडी हवा और पेड़ों से आती पंछियों की मीठी आवाज, इन सब में वे खोए हुए थे। तभी उन्हें शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। वे संभल पाते कि उन्होंने देखा कि शेर उनके बिल्कुल सामने खड़ा था और हमला करने को तैयार था। पृथ्वीराज इससे पहले कि तलवार निकाल पाते, शेर ने उन पर छलांग लगा दी। निहत्थे पृथ्वीराज शेर से भिड़ गए। दोनों में तगड़ी जंग हुई। अंत में पृथ्वीराज ने शेर को परास्त कर दिया। जब महल में लौटकर उन्होंने ये बात अपनी माँ और पिता से बताई, तो माँ ने उन्हें गले से लगा लिया। पिताजी ने उन्हें शाबाशी देते हुए कहा, बेटा, तूने आज साबित कर दिया कि तू शूरवीर है। पृथ्वीराज चौहान के कई नाम थे। पृथ्वीराज से पहले उन्हें राय पिथौरा कहा जाता था। वे 12-13 साल के ही थे कि पिता का साया उनके सर से उठ गया था। उनके पिता अजमेर के राजा थे। मां की छत्र छाया में उन्हें राजा बनाया गया। एक छोटी सी उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान के कांधों पर राजकाज की जिम्मेदारी आन पड़ी।
खेलने कूदने की जगह वे राज्य की समस्याओं और महल में होने वाली साजिशों से निपटने लगे। इन सब के बीच उनकी मां ढाल बनी, उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने पृथ्वीराज को न सिर्फ राजकाज के नियम कायदे समझाए, बल्कि महान योद्धा भी बनाया। यही नहीं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरह से हुई थी। कहते हैं उन्हें उस समय की कई भाषाओं का गहरा ज्ञान था। पृथ्वीराज को बचपन से ही युद्ध कला में गहरी रुचि थी। उन्होंने तमाम हथियार चलाना बचपन में ही सीख लिया था। शब्दभेदी बाण चलाने में उनका कोई सानी नहीं था। वे अपनी आंखों पर पट्टी बंधवा लेते और आवाज सुनकर निशाना लगाया करते थे। धीरे धीरे उन्हें इसमें महारत हासिल हो गई। उन्हें सैन्य कौशल के अलावा गणित और मीमांसा की भी गहरी समझ थी। उन्होंने महज 5 साल की उम्र में विग्रहराज द्वारा स्थापित सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में उन्होंने युद्ध कौशल भी सीखा। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। पृथ्वीराज चौहान की माता अपने पिता की अकेली संतान थी। उनके पिता राजा अंगनपाल दिल्ली के राजा थे। उनके बाद दिल्ली की राज्य व्यवस्था कौन देखेगा, ये प्रश्न उनके सामने था। काफी विचार के बाद फैसला हुआ कि वो वहां की शासन व्यवस्था की भागदौड़ अपने नाती पृथ्वीराज को सौंप दे। ये बात नाना अंगनपाल को समझ आ गई। बाद में पृथ्वीराज का दिल्ली के शासक के तौर पर राज्याभिषेक भी हुआ। पृथ्वीराज चौहान धीरे धीरे बड़े होने लगे। इसके साथ ही उनकी विजय गाथाएं भी बढ़ने लगी। हर किसी की जुबान पर पृथ्वीराज की बहादुरी और शौर्य के किस्से होते। सिर्फ इतना ही नहीं, वे एक अच्छे प्रजापालक भी थे। वे जनता की सुख सुविधा का बड़ा ही ख्याल रखते। पृथ्वीराज की ख्याति उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब उन्होंने शक्तिशाली चंदेल राजा परमार देव चंडेल को परास्त कर दिया। कहते हैं उस वक्त पृथ्वीराज चौहान की आयु महज 16 वर्ष थी। धीरे धीरे पृथ्वीराज के राज्य की सीमाएं बढ़ने लगी और वे एक बड़े भूभाग के राजा बन गए। इसी बीच उनकी ख्याति से प्रभावित होकर राजकुमारी संयोगिता उनसे प्रेम करने लगी। इस बारे में एक कथा कही जाती है। राजकुमारी संयोगिता कनौज के राजा जयचंद की बेटी थी।
संयोगिता इस कदर खूबसूरत थी कि कहा जाता था कि उनके सौंदर्य के मुकाबले अगर कोई है तो वे स्वर्ग की अप्सरा ही हो सकती है। वे सिर्फ रूपवती ही नहीं थी, वे युद्ध कौशल में भी निपुण थी। राजकुमारी संयोगिता घुड़सवारी किया करती, तीर और तलवारबाजी में भी उन्हें महारत हासिल थी। जब वे तलवार चलाती तो उनकी सखियां मजाक में कहती, तुम्हारे मुकाबले का इस पृथ्वी पर अगर दूसरा कोई शूरवीर है तो वो पृथ्वीराज चौहान ही है। उनकी सखियां उन्हें पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्से सुनाया करती। पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा सुनने का असर ये हुआ कि राजकुमारी संयोगिता एक बार उन्हें देखना चाहती थी। उनकी ये इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली थी। उन्हीं दिनों दिल्ली में एक मशहूर चित्रकार हुआ करते थे। नाम था पन्ना राय। वे क्या गजब के चित्र बनाया करते थे। एक बार वे अपने कुछ चित्रों के साथ कनौज पधारे। उन चित्रों में पृथ्वीराज चौहान के भी कुछ चित्र थे। उन्होंने अपने उन चित्रों की कनौज में प्रदर्शनी लगाई। ये बात उनकी सखियों ने राजकुमारी संयोगिता को बताई। संयोगिता ने चित्रकार पन्ना राय को महल में आमंत्रित किया। जब पन्ना राय आए तो संयोगिता ने उनसे अपने चित्र दिखाने को कहा। पन्ना राय ने जब उनके सामने पृथ्वीराज चौहान का चित्र रखा तो संयोगिता बस उन्हें देखती रह गई। पृथ्वीराज शूरवीर ही नहीं, रूप सौंदर्य के भी गुणी थे। संयोगिता ने पन्ना राय से पृथ्वीराज के कुछ और चित्र दिखाने को कहा। चित्रकार पन्ना राय ने उनके सामने बाकी चित्र भी रख दिए। उन चित्रों ने संयोगिता पर जादू सा असर कर दिया। वे पहली ही नजर में पृथ्वीराज पर मोहित हो गई। पन्ना राय चतुर चित्रकार थे। उसने राजकुमारी संयोगिता के सामने उनका चित्र बनाने का प्रस्ताव रखा। संयोगिता ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पन्ना राय ने बड़ी ही मेहनत से संयोगिता का बहुत ही सुंदर चित्र उकेरा। संयोगिता अपना चित्र देखकर बहुत खुश हुई। अब पन्ना राय ने वही चित्र ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को दिखाया और यहाँ पृथ्वीराज पर भी संयोगिता के चित्र का गहरा असर हुआ। मौका गनीमत जानकर चित्रकार पन्ना राय ने संयोगिता के मन की बात उनके सामने कह दी। तस्वीर देखकर पृथ्वीराज संयोगिता की सौंदर्य से पहले ही प्रभावित थे। पन्ना राय के मुंह से ये बात सुनी तो वे भी राजकुमारी संयोगिता से प्रेम कर बैठे। जब प्रेम हुआ तो दिल की बात भी पत्रों के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया।
कहते हैं ना कि प्यार और खुशबू छुपाए नहीं छुपती। राजकुमारी संयोगिता और पृथ्वीराज का प्रेम भी पर्दे में न रह सका। धीरे धीरे इसकी चर्चा दूसरे राज्यों तक होने लगी। उड़ते उड़ते ये खबर राजकुमारी संयोगिता के पिता राजा जयचंद तक भी पहुंची। राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी पृथ्वीराज से विवाह करे। काफी सोच विचार के बाद राजा जयचंद ने राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर की योजना बनाई। स्वयंवर के लिए पूरी राजधानी को सजाया गया। महल तो ऐसा सजाया गया कि देखने वाले देखते ही रह गए। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। स्वयंवर के लिए राजा जयचंद ने तमाम देश के राजाओं को आमंत्रित किया। सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा, बल्कि इसकी जगह पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए महल के द्वार पर दरबान की जगह पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगाने का आदेश दिया। राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर हो रहा है और इसमें उन्हें नहीं बुलाया गया है। इस बात का पता जल्द ही पृथ्वीराज को लग गया। दरअसल राजकुमारी संयोगिता ने ही अपने प्रेमी पृथ्वीराज चौहान को इस बारे में पत्र के माध्यम से सूचित किया था। साथ ही ये भी कहा था कि वे स्वयंवर वाले दिन आए और उन्हें अपने साथ ही ले जाएं। राजकुमारी संयोगिता का पत्र पाते ही पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर सवार हुए और अकेले ही कनौज में राजा जयचंद के महल की तरफ चल दिए। उधर स्वयंवर की रस्म शुरू हुई। सभी राजाओं का परिचय कराए जाने के बाद राजकुमारी संयोगिता अपने हाथ में फूलों की माला लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर राजा इस बात का इंतजार कर रहा था कि सुंदर राजकुमारी उन्हें ही माला पहनाए। राजकुमारी संयोगिता आगे बढ़ते बढ़ते महल से बाहर निकल गई। सभी आवक की आखिर राजकुमारी बाहर क्यों जा रही है? कोई कुछ समझ पाता कि तभी राजकुमारी ने बाहर द्वारपाल की जगह लगाई गई पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के गले में अपनी माला डाल दी। ये देखकर पिता जयचंद बहुत क्रोधित हुए। वे खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे। ठीक तभी घोड़े पर सवार राजा पृथ्वीराज चौहान वहां आते हैं और राजकुमारी संयोगिता को उस पर बैठाकर वहां से निकल जाते हैं। ये सब कुछ इतनी तेजी से और अचानक हुआ कि राजा जयचंद मुख दर्शक बने देखते ही रह गए। वे कुछ कर पाते इससे पहले ही घोड़े पर सवार पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता उनकी नजरों से ओझल हो गए। पृथ्वीराज चौहान वहां से सीधे अपने महल पहुंचते हैं।
उन्होंने उसी दिन राजकुमारी संयोगिता से विवाह कर अपनी रानी बना लिया। इस तरह राजा पृथ्वीराज चौहान ने न सिर्फ अपने प्रेम को विजयी बनाया बल्कि राजकुमारी संयोगिता के विश्वास का भी मान रखा। तो दोस्तों, अभी आपने ये प्रेम कथा सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। लेकिन बंगाल की ये सुंदर सी लोक कथा अभी खत्म नहीं हुई है। आगे की कहानी आपको कल सुनाएंगे, क्योंकि अभी निंदिया रानी बहुत चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई है। वो हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझल होती जा रही हैं और नींद आपकी आंखों में मध्यम मध्यम भरती जा रही है। आप पर नींद की खुमारी छाने लगी है। आपने अपनी दोनों आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते चले जा रहे हैं, उतरते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट। अगर नींद की कहानियां सुनकर आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर हुई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।